Bismillahirrahmanirrahim. Here we are with another important topic. The topic name is Heisenberg uncertainty principle and the top chapter name is quantum physics. बहुत important topic, बहुत ही ज़्यादा important topic. मतलब हमारी जो सीरीज स्टार्ट थी कॉम्पटन से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसके बाद पेयर प्रोडक्शन पे गई और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तकरीबन ये लास्ट टॉपिक है, आप समझिए. इसके बाद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, वो बच्चों वाला टॉपिक है, वो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग नाम से पता चल रहा है किसी गरीब बेचारे का नाम होगा. और अनसर्टेनिटी के मतलब को आपको समझना चाहिए. अनसर्टेनिटी का जो लफ्जी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो होता है बेयकीनी. बेयकीनी क्या चीज़ है? मैं आपको सादी सी मिसाल दूं. बेयकीनी की मिसाल ये देता हूँ कि आप पेपर दे के आते हैं ना, आप पेपर दे के आए, आपको तैयारी अच्छी भी हो, कुछ लोग ना थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. वो कहते हैं यार क्या पता पेपर अच्छा हुआ हो या ना हो, वो आपको बेयकीनी होती है. या आप कोई ऐसा सवाल लिख लें जो आपको 100% क्लैरिटी पे ना हो ना, तो आप उसको कहते हैं यार क्या पता इसका आंसर ठीक हो सकता है एग्जामिनर इसका आंसर काट दे, हो सकता है मुझे नंबर फुल. तो बच्चों को वसवसे आते रहते हैं. मुन्नी शायर ने कहा था कैसे अजीब वसवसे आते हैं इश्क में, ये हो गया तो खैर है, वो हो गया तो फिर. तो अब हाइजेनबर्ग बेसिकली उसने ये बात बोली है कि आप मिसाल के तौर पे देखें, हम बात करें यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा कि हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें. क्वांटम में हमने इलेक्ट्रॉन की ही बात करनी है, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल की ही बात करनी है. तो उसने कहा सर बात ऐसी है कि इसमें लाजमी बात है कि कोई ना कोई बेयकीनी होगी, आपको मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं मिला करेगी. तो इसकी स्टेटमेंट पहले थोड़ी सी बातें लिख लें. बेसिकली टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो मैंने ये चीज़ खत्म कर दी. यार बच्चे बोर होते हैं सर थ्योरी आप लिखवाते हैं, आप ज़्यादा डेरिवेशन लिखवाते हैं, तो थ्योरी बताया करें, हम कितनी लिखें, हमसे पूरी बुक नहीं तैयार करनी होती. तो मेरी कोशिश है कि वही थ्योरी आपके लिए लाई जाए जो आपने लिखनी है. तो असल में था कौन ये गरीब? इन 1927, 1927 में बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा. जर्मन फिजिस्ट, इसका नाम बेसिकली जर्मन फिजिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला. नाम इसका हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इस गरीब ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस, गरीब में इसको ना तंदन कह रहा हूँ, बस वैसे जुबान पे आ रहा है, बेसिकली बहुत बड़ा इसका काम है. तो गरीब ये नहीं है कि बेचारा इसने कोई तंदन में इसको ऐसी बात कर रहा हूँ. खैर जुबान पे लफ्ज चढ़ा हुआ है तो फिर चलता है, कोई मसला नहीं. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इसके बकौल इसने क्या कहा, इसकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो क्या थी? कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज impossible to measure, it is impossible to measure the position and momentum of objects simultaneously. The position and momentum of an object simultaneously. बैक वक्त. कहते हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी पार्टिकल की या आप किसी ऑब्जेक्ट की क्या करें, पोजीशन फाइंड करें और मोमेंटम को सेम वक्त में फाइंड करें. मैं आपको साबित करके दूंगा कि ये क्यों मुमकिन नहीं है. हाइजेनबर्ग ने किया क्या था? अनसर्टेनिटी, बेसिकली उसने क्या बोला कि अनसर्टेनिटी होती क्यों और क्यों होती है. तो हाइजेनबर्ग के बकौल कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम. बेसिकली ये वेरिएबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. क्या क्या वेरिएबल होंगे? पोजीशन होगी, मोमेंटम होगा, एनर्जी होगी, टाइम होगा. ये चार चीजें हैं जो वेरी करती रहती हैं. वेरी वेरिएबल का मतलब वेरी होने वाले, चेंज होने वाले. कहता है कि आप अगर कोई भी दो वेरिएबल लेना, उनको आप मेजर करने चाहें किसी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल का, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बैक वक्त साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है फौरन उसी वक्त, कि आपको फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है और कितनी स्पीड से जा रहा है, ये दो बातें आप सेम वक्त में कभी भी फाइंड नहीं कर सकते. ये उसने बेसिकली एक अपना प्रिंसिपल दिया और उसको उसने बाकी बाद में प्रूव करके भी बताया कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और उसने उसकी कुछ डेरिवेशन भी दी और हम उसको सॉल्व करके बताएंगे. ठीक हो गया. अब वो कहता क्या है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ी सी बातें हैं. इट सेज इफ यू नो वेयर द पार्टिकल इज, अगर आप जानते हैं पार्टिकल कहाँ है, इफ यू नो वेयर, इफ यू नो
where a particle is. अगर आपको पता है कि पार्टिकल कहाँ पड़ा हुआ है, the less you know where the particle how fast is going, the less you know how fast the particle is going. फिर वही बात कहता है कि अगर आपको पता है, आपने ये चीज जान ली कि पार्टिकल आपने ऑब्जर्व कर लिया, सर ये पड़ा हुआ है, आपने पार्टिकल की पोजीशन जान ली है, लेकिन आप बैक वक्त ये नहीं जान सके कि पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। बैक बार बार साइमल्टेनियसली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैक वक्त का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि बोलता है कि उसी वक्त आपको ये दोनों चीजें कभी मालूम नहीं हो सकेंगी। इट सेज इफ यू नो आप पार्टिकल वेयर द पार्टिकल इज, अगर आपको पता चल जाएगा पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है, द लेस यू नो हाउ फास्ट द पार्टिकल मूविंग, लेकिन इस चीज की फिर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, या इस चीज की आपको बेयकीनी रहेगी कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है। क्यों? कहता है देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहता है कि इंस्ट्रूमेंट में हमेशा बेयकीनी रहती है। वजह क्यों? देयर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। आप किसी भी देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास मीटर रूल था, आपने ये मार्कर मेजर किया, आपने मार्कर मेजर करके आपने पूछा सर ये तो 0 या आप कह सकते हैं सर ये तो 7 इंचज का है। मैंने कहा यार 7 इंचज नहीं, मैंने तो मेजर किया था ये 6 इंचज कुछ सेंटीज में था। अब आपके माइंड में आएगा यार हो सकता है मैंने गलत नापा हो। तो बेसिकली बेयकीनी किसी भी आप ये कह सकते हैं मेजरमेंट में रहती है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, बट इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, बट इन दिस केस अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू वेव पार्टिकल। बस लिखिएगा बट इन दिस केस, इस केस में क्या है, बेयकीनी किस वजह से, अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू पार्टिकल। ड्यू टू पार्टिकल से क्या मुराद है सर? आपने देखा कि वेव बिहेव करती है, वेव की ड्यूल नेचर है, ठीक है जी, लाइट की ड्यूल नेचर है, वो वेव भी बिहेव कर रही है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रही है। कल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी तफसील में पढ़ के आ चुके थे, जब वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रही है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, पे यकीनी रहती है मेजरमेंट में ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से, बट इन केस अनसर्टेनिटी ड्यू टू पार्टिकल की वजह से यहाँ पे बेयकीनी पाई जा रही है। अब वजह क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा सपोज, फर्ज करते हैं, ये बात सारी आपको समझ आ जाएगी। वी हैव टू फाइंड, हमें अगर मालूम करना है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम, पोजीशन, मैं आपकी आसानी के लिए थ्योरी लिखवा रहा हूँ वरना मैं इस चीज का बहुत तंग होता हूँ। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम, कितने फर्ज करें अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को सेम टाइम पे मेजर करना है तो फिर क्या होगा। कहता है फर्ज करें कि अगर हमें पोजीशन और मोमेंटम वाले इलेक्ट्रॉन एक सेम टाइम पे फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू डिटरमाइन लोकेशन या पोजीशन, टू डिटरमाइन पोजीशन लिख लें, लोकेशन लिख लें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है। टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू स्ट्राइक 1 फोटोन। आपको पता है आप पढ़ के आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब मुझे समझ आ रही है, क्या आपको समझ आ रही है, क्या अब आपके माइंड में बातें क्लियर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू स्ट्राइक 1 फोटोन, हमें क्या करना है, एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन से टकराना है। वी हैव टू स्ट्राइक 1 फोटोन विद इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू स्ट्राइक 1 फोटोन विद इलेक्ट्रॉन, एज फोटोन इज आल्सो अ वेव, जैसा कि हमें पता है as photon is also a wave, आप जानते हैं कि फोटोन भी वेव है, तो फिर क्या होगा, so uncertainty in the position will be equal to wavelength of a wave, equal to wavelength of वेव। तो मतलब आपने लिखना है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इक्वल नहीं डालना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन डालना है, इस ब्रैकेट पोर्शन या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। ये बात क्या है
कहता है कि अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी किसी इलेक्ट्रॉन की तो हमें फोटोन को टकराना होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और आपको पता है फोटोन वेव है। जब फोटोन वेव है, जो वेव की एक वेवलेंथ होगी, जब उसकी वेवलेंथ होगी तो कहता है कि उसी वेवलेंथ के मुकाबले में उसी वेवलेंथ के बराबर उसकी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। अब अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है, देखिए ना, आप उसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, आप उसकी पोजीशन निकालना चाहते हैं, और जब आपने फोटोन जाके टकराया, फोटोन टकराने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी उधर अब्जॉर्ब हुई होगी। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ के आए थे, कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो चुकी होगी, और उसके बाद फोटोन ने वहां से क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किया होगा। इलेक्ट्रॉन उससे फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट रॉड है, वहां से बाहर आना शुरू हुए होंगे। ठीक हो गया। तो हमें ये बेयकीनी है कि हो सकता है जितनी वेवलेंथ हमने उसको दी थी, जितनी फोटोन की वेवलेंथ थी, ये बेयकीनी क्या है, सुनिएगा, हमें ये यकीन नहीं आ रहा कि उसी वेवलेंथ के मुकाबले में आप पढ़ के आ चुके थे पेयर प्रोडक्शन भी, कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी बनता है और उसके साथ पॉजिट्रॉन भी बनता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फोटोन की जो वेव के बराबर उसकी क्या हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा। ये एनर्जी के लिए आ गया। अब हम मोमेंटम के लिए निकालेंगे। पहले हमने एनर्जी निकाली, पहले हमने उसकी पोजीशन निकाली, सॉरी, अब हम उसकी मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स, अभी आपको सारी बात समझ आ जाएगी। व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर क्या करेगा जी, इट चेंजेस इट्स मोमेंटम, इट चेंजेस, जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहले हो सकता है कि उसको इतनी एनर्जी दे दे कि वो तेजी से भागना शुरू कर दे, और हो सकता है कि एनर्जी ना हो, सिर्फ फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर आके खड़े होकर मुंह देखने लग जाए। और फिर जब आपके पास वो, आपने फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा, जब देखें ये टॉपिक तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नहीं चलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुने, कॉम्पटन सुने, पेयर प्रोडक्शन सुने, पेयर एनिलेशन सुने, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं, तो आपकी मर्जी। नहीं तो ये 4-5 टॉपिक तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप फिर उससे शुरू नहीं करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है। तो जब फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इट चेंज इट्स मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो अनसर्टेनिटी, अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल थी, द पोजीशन विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है। व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इट्स मोमेंटम, अनसर्टेनिटी, अब जाहिर सी बात यहाँ भी बेयकीनी तो पाई जाएगी। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के मोमेंटम में भी आपके पास बेयकीनी आपको पाई जाएगी। तो अब क्या होगा, आपने पढ़ा था, मैं रिपीट, डेल्टा पी, डेल्टा चेंजिंग है, चेंज के लिए बेसिकली अनसर्टेनिटी चेंज इसलिए डाला जाता है कि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 की फ्लक्चुएशन हो, तो किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी में डेल्टा लाजमी डाला जाता है। यहाँ डेल्टा एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा एच ओवर लेमडा। एच ओवर लेमडा क्यों आया, आप पढ़ के आ चुके। एच बेसिकली आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, और लेमडा आपको पता है कि जब बॉडी में मोमेंटम आता है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, तो इसके मोमेंटम के लिए आपको पूरी बात समझा के आ चुका हूँ। जो पिछला टॉपिक था हमारा, उसमें ये बात हमने पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, लेफ्ट से साइड मल्टीप्लाई, राइट से मल्टीप्लाई, लेमडा इंटू एच ओवर लेमडा। ये लेमडा इस लेमडा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट से। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एच, एच इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो हम ये लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज प्लैंक कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ uncertainties in position and momentum is equal to प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बेसिकली किसकी इक्वल आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू आप पढ़ के आए 6.64 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसका प्रोडक्ट उसके इक्वल आता है, लेकिन इसने एक और डेरिवेशन भी निकाला है जिसके लिए हमें ये पता लगेगा कि उससे हमेशा लेस ही रहेगी, इसकी बेयकीनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और आपको बताया भी ये थी एक और बात कि बेसिकली इसके वेरिएबल्स जितने भी हैं
किसके वेरिएबल्स? आपके पास जो पार्टिकल जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन है, मोमेंटम है, टाइम है और आपके पास एनर्जी है, तो हमने तो पहले पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट बता दिया कि वो इसके इक्वल आता है। अब हम टाइम और एनर्जी के बारे में बता देते हैं। सिंपल, बस उसका भी प्रोडक्ट एच के इक्वल ही आएगा, तो हम उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे बस छोटी सी डेरिवेशन लिखवाऊंगा, टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, क्योंकि वेरिएबल है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ये भी प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आते हैं। तो आप अगर इसके बाद इसने कुछ केयरफुल वो की थी, कैलकुलेशंस की थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर आप ऐसा करें, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज लेस देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। एच डाल के ऊपर छोटी सी लाइन डाल दें, इसका मतलब है एच कट। एच कट क्या, वो सॉल्व करके बताता हूँ। और उसने ये बात बोली थी कि अगर आप फिर ऐसे लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। ठीक हो गया। उसने कहा अगर आप ऐसे लिखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, लेकिन उससे आप बराबर है या उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो एच कट हम निकालेंगे। एच डाल के छोटा सा कट डाल दें, एच कट इक्वल होता है एच ओवर 2 पाई के। एच की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना 3.14, 2 मल्टीप्लाई 3.14 6.28, 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 6.28, तो आपके पास 1.05, 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। डेट वुड बी द आंसर ऑफ एच कट। उसने कहा कि ये प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल तो नहीं है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन किसके बराबर है? 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड के। तो ये आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये केमिस्ट्री में भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जिस तरह लिखवाया गया, जितनी बातें लिखवाई गई हैं, आई थिंक कि ये आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल 100% इनफ है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई हैं, बहुत ईजी करके समझाया गया। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।